Hello to all. So very good morning everyone. Good morning, good morning, good morning to all. कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में? Yes. Good morning to all. Good morning. Good morning. कैसे हैं सब? बढ़िया, निमित, तीर्था? Yes. चलो, बढ़िया. Okay. चलिए. So we are here for Infinity 50 सीरीज. आज अभी आपका पहला लेक्चर है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का और 8 बजे आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रहेगा. राइट. सो फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास. और मुझे पता है ये सीरीज में लोग ज्यादा रिकॉर्डेड देखेंगे. ठीक है, लाइव कम अटेंड करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम और वट एवर द कन्वीनियंट दे आर हैविंग. बट हमें तो अपना काम करना है. राइट. सो मेरे दोस्त, जियो टेक्निकल का हमने अभी क्रैश कोर्स भी कंप्लीट कर दिया. बहुत अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स कंप्लीट हुआ. एनवायरनमेंट का हमने क्रैश कोर्स कंप्लीट किया बहुत अच्छे से. मतलब हमने 1 महीने के अंदर में आपका जियोटेक और एनवायरनमेंट विच इज लगभग आपका 25 नंबर का जो एग्जाम होता है गेट का, वो हमने खत्म कर दिया है. ट्रांसपोर्टेशन और मैथमेटिक्स आपका भी करेंटली चल रहा है जो कि आपका जल्दी खत्म हो जाएगा. मतलब लगभग आपका 50 नंबर हम इंश्योर करके आपको दे रहे हैं. ठीक है, राइट, विद इन दिस 50 days. एंड दैट मैटर्स अ लॉट. दैट मैटर्स अ लॉट. और उसी के बेसिस पे अब हम आगे अपने सेशंस को भी प्लान कर रहे हैं. राइट. चलो सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला 2-3 चैप्टर आपका रिवाइज है. पहला 2-3 चैप्टर रिवाइज हम ये मांग के चले. हाँ, दैट इज सॉइल वाटर रिलेशनशिप, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल क्लासिफिकेशन. ये 3 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ. यस, गुड मॉर्निंग. तो ये 3 चैप्टर की बात कर रहा हूँ. नहीं है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. आपको शॉर्ट नोट, जो बच्चे शॉर्ट नोट्स भी साथ में सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आप लोग को शॉर्ट नोट्स का वीडियो देखा आप लोगों ने? हैव यू सीन द वीडियो ऑफ शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स का वीडियो देखा आपने? 10 मिनट्स का वीडियो फॉर द फर्स्ट चैप्टर, 20 मिनट्स का वीडियो फॉर द सेकंड चैप्टर. हैव यू सीन दैट? बोलो भैया. अरे हाँ या ना तो बोल दे भाई. यस. कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा वो शॉर्ट नोट्स का वीडियो जो हम बना के दिया आपको? पहला चैप्टर विद इन 10 मिनट्स के रिवीजन का मैंने बना दिया. दूसरा चैप्टर विद इन 20 मिनट्स मैंने बना दिया. राइट. तो वो एक अलग फीलिंग वाला चीज है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए कम से कम टाइम में रिवाइज हो जाए, उसी को ध्यान रखते हुए वो चीज आपको दिया है ना. चलिए, बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ. बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे एंटर करते हैं. अब यहाँ जो क्वेश्चंस होंगे मैं फर्स्ट डे क्लियर कर दे रहा हूं. यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ये क्वेश्चंस कोई प्रीवियस ईयर नहीं है. ये सारे क्वेश्चंस हमने फ्रेम कराए हैं जो अलग तरीके से पूछे जाएंगे. और आपको अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो, इसका ध्यान दिया जा रहा है. ठीक है, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट रिवीजन. स्मार्ट रिवीजन का मतलब ही यही होता है कि स्मार्ट, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो कि कम टाइम में आप, या कम क्वेश्चंस में आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो, और वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जिसके पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. ठीक है सर. तो यहाँ पे इस सीरीज के दौरान मैं आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी बताऊंगा, कि जब आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे उस पर हमको ध्यान बहुत देना है. ठीक है, ताकि जो हमारे पास लिमिटेशन है टाइम का, उस टाइम लिमिटेशन में हम क्वेश्चन को सही समय पे बना पाए. क्लियर है बात? यस. गुड मॉर्निंग अनुष्का. राइट. तो यही हमारा टारगेट रहने वाला है. और कोई है जिसको लगता है कि इस बार तुम गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 और 100 के अंदर ला सकते हो? एनीवन जिसको फील है कि सर हाँ सर इतना प्रिपरेशन है, बस अगर आप सही से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे, आप सही से बस रिवीजन करा दे, तो सर यस सर, हमें उतना कंटेंट हमने कवर कर लिया, इतना मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि सर हम टॉप 100 में तो आ जाएंगे, हम टॉप 10 में तो आ जाएंगे. एनीवन कॉन्फिडेंस है खुद पे? टारगेट है? देखो, टारगेट नहीं है तो मतलब नहीं है भाई. अगर टारगेट नहीं रखे हो तो मतलब नहीं है. टारगेट रखोगे तभी तो आएगा, टारगेट नहीं रखोगे तो नहीं आएगा. राइट. मेरा हमेशा ये मानना है. सो थोड़ा मेहनत करेंगे, रैंक लाएंगे, है ना.
मेहनत करेंगे, रैंक लाएंगे, यही हमारा टारगेट है। चलिए सर, अब जैसे इस सवाल में देखते हैं, सवाल पहले पढ़ेंगे। देखो, जियोटेक्निकल के क्वेश्चन का सबसे पहला रूल है, जियोटेक्निकल के क्वेश्चन का सबसे पहला रूल है, क्वेश्चंस को किस तरीके से लेके आना, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको डाटा के फॉर्म में नोट करना। ठीक है, ये पहला रूल बोलता है। स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो पहले ये करोगे, अपने आप धीरे धीरे वो आदत हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जरूर ये चीज करना चाहिए, अपने आप तुमको क्या दिखेगा, जब तुम आंसर कर रहे होगे, सॉल्यूशन कर रहे होगे, तो तुम डिफरेंस अपने आप दिखने लगेगा। ठीक है, तो पहला बोलता है नेचुरल सॉइल डिपॉजिट एज अ बल्क यूनिट वेट ऑफ 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेचुरल सॉइल डिपॉजिट एज अ बल्क यूनिट वेट, मतलब गामा बराबर क्या हो गया, 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड द वाटर कंटेंट ऑफ 6%। वाटर कंटेंट कितना है भाई, 6%। बोल रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द सॉइल। आपका बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, 1 मीटर क्यूब, टू रेज द वाटर कंटेंट टू 14%। अभी मेरा पहला वाटर कंटेंट W1 था, हमको वाटर कंटेंट रेज करना है कहां तक, 14% तक। एंड ऑल्सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, पानी ऐड कर रहे हो, वॉइड रेशियो कांस्टेंट रह रहा है, आप पानी ऐड कर रहे हो, वॉइड रेशियो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू बी एडेड, दैट इज डेल्टा VW निकालने को बोल रहा है, मास नहीं निकालने बोल रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं, आपने मास ऑफ वाटर नीडेड टू बी एडेड निकाला, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे गेम होता है, गेम यही भी होता है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस लगाए होंगे, वहां पे मास ऑफ वाटर नीडेड टू बी एडेड आपने निकाला होगा, केजी में, ग्राम में, किलो न्यूटन में आपने निकाला होगा। इस सवाल में मैं मास नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे वॉल्यूम पूछ रहा हूं। ठीक है, दूसरा, ये पहला पॉइंट हुआ। अच्छा सर, ये जो बात बोला, एक तो आपको डेल्टा VW निकालने बोला, एंड व्हाट विल डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन द सेकंड केस बोल रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि बोल रहा है वाटर कंटेंट 40% है, तो उस समय कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, एंड व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इफ द वॉइड रेशियो रिमेन कांस्टेंट। आपको जी दे दिया है 2.7। अब सर वॉइड रेशियो रिमेन कांस्टेंट, पानी को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और वॉइड रेशियो रिमेन कांस्टेंट, मतलब क्या है, सॉइल या तो पार्शियली सैचुरेटेड रहेगा या फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा, अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 पहुंच गया तो। अगर मेरा वॉइड रेशियो बदल रहा है, मतलब पानी के ऐड करने के कारण सॉइल किस स्टेट में जा चुका है, अगर मेरा सॉइल में पानी ऐड करने के कारण वॉइड रेशियो बदल रहा है, मतलब सॉइल किस स्टेट में जा चुका है, soil has reached the super saturated stage, not liquid, no, not liquid, not liquid, भैया सेमी सॉलिड, प्लास्टिक, लिक्विड, ये तीनों सुपर सैचुरेटेड स्टेट का बात है। ठीक है, तो सॉइल हैज रीच्ड सुपर सैचुरेटेड स्टेट, इज इट क्लियर चिराग। ठीक है, सॉइल कहां पहुंच गया है, सुपर सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच गया। चलिए अब यहां पे ध्यान देंगे, तो सर अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए। अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए हमको मास ऑफ वाटर चाहिए, हाँ या ना। हमको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए हमको मास ऑफ वाटर चाहिए। अब मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे, मास ऑफ वाटर जब भी निकालना होगा, हमको वाटर कंटेंट का फॉर्मूला यूज करना होगा, बड़ा सिंपल सा बात है। तो देखिए यहाँ पे, सो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू मास या वेट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर किसमें हमको आंसर किसमें करना, अच्छा वेट ऑफ वाटर ले लेते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात है। तो वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ सॉलिड हमको क्या पता है, हमको गामा पता है, तो वेट ऑफ सॉलिड हम कैसे निकालते हैं, गामा डी इंटू वॉल्यूम, है ना, गामा डी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सो गामा डी इंटू वॉल्यूम इंटू वाटर कंटेंट, ये बात हम लोग जानते हैं क्या। अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको गामा दिया हुआ है, तो गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1+W इंटू वॉल्यूम इंटू वाटर कंटेंट। तो सर यहां से वेट ऑफ वाटर, यहां से वेट ऑफ वाटर
निकल जाएगा क्या? यहां से वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा क्या? टेल मी यस और नो। यहां से वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा क्या? बोलो। अब आपको वेट ऑफ वाटर टू बी एडेड बात हो रहा है, वेट ऑफ वाटर टू बी एडेड हो रहा है, जिसको फर्दर हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। तो सर गामा डी तो मेरे दोनों केस में सेम रहेगा, गामा डी बदल जाएगा क्या? बोलो। अगर सॉइल का वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, सॉइल का वॉइड रेशियो नहीं बदल रहा है, तो गामा डी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। गामा डी तो वही रहेगा, गामा डी तो वही रहेगा, वेट ऑफ सॉलिड तो वही रहेगा, वो तो चेंज करेगा नहीं। तो सर डेल्टा वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? गामा अपॉन 1 + W1, क्योंकि हमको गामा पता है, हमको सेकेंड केस का नहीं पता है, इंटू बी इंटू W2 - W1। बोलो मानते हैं क्या? ये चीज तो आपने पहले भी किया हुआ है, ये चीज तो आपने पहले भी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? ऑलरेडी ये चीज, ये वाला जो पार्ट है, ये आपने पहले भी किया हुआ है, एकदम किया हुआ है सर। चलिए अब डेल्टा वेट ऑफ वाटर बता दीजिए। डेल्टा आपको वाटर पता है, आपको गामा डब्ल्यू पता है, तो वहां से आप लोग मेरे को वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड दे देंगे। अब वंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नोन यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन बता सकते हैं। चलिए बताइए, तो मेरे को आंसर दीजिए, चलिए आंसर दीजिए मेरे को। सर बहुत लोग के लिए ये प्लेटफॉर्म पहला क्लास होगा, बहुत लोग के लिए प्लेटफॉर्म का पहला क्लास होगा। कैसा लग रहा है सर? वहां बैठ के पढ़ाते थे, यहाँ खड़ा होके बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। है निमित, रीता, चिराग, अनुष्का, बोलो भाई। ओम, कैसा लग रहा है? फीलिंग है कि नहीं? फीलिंग है कि नहीं? एनर्जी कम है कि बड़ी ज्यादा है? चिराग, एनर्जी कम है या ज्यादा है? मस्त है, चलो बढ़िया। चलो आंसर करोगे सब लोग? एवरीवन आंसर दिस, एवरीवन आंसर दिस, सब लोग आंसर करेंगे? हाँ, चलो। आंसर दिस एवरीवन। सबसे पहले वेट ऑफ वाटर नीडेड टू बी एडेड निकाल लो, which you will get in kilonewton, and then you find the volume of water needed to be added। तो वहां से आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान रखना यूनिट आपको लीटर में आंसर देना है, यू हैव टू आंसर इन लीटर्स, है ना, वो ध्यान दीजिएगा। वंस दैट इज नोन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए देखो आपको क्या चाहिए, जी दिया हुआ है, वाटर कंटेंट पता है, अगर ई निकल जाएगा तो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी आ जाएगा, अगर ई निकल जाएगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी आ जाएगा। तो आपको गामा डी पता है, वहां से ई निकाल लो। यस, आंसर इट एवरीवन। कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे। गामा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 18.5। 1 + W1, वाटर कंटेंट पहले केस में कितना है? 6%, तो यहाँ लेंगे 0.06। वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपको बोला है 1 m³ इंटू W2 - W1, दैट इज 0.14 - 0.06। So this will give you weight of water। हाँ सर,
कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है? पहले ये वाला वैल्यू आपका डेल्टा डब्ल्यू डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू डब्ल्यू क्या आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू डब्ल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू डब्ल्यू? यू गेट सम वैल्यू, नो? तो डेल्टा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड is nothing but weight of water divided by gamma w, that will give you volume of water. Yes, तो ये कितना आ रहा है? 1.396 किलो न्यूटन. यस, 1.396 किलो न्यूटन. अब यहां पे अगर हम पुट कर रहे हैं 1.396 किलो न्यूटन, तो अब यहां पे मेरा वैल्यू 1.396 किलो न्यूटन और नीचे में आ जाएगा गामा डब्ल्यू, दैट इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो अभी ये जो आंसर आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है ये मीटर क्यूब में आ रहा है. आपको आंसर लीटर में चाहिए था. अब अगर मान लो सवाल में ऑप्शंस में नहीं दिया होता तो आधे से ज्यादा लोग गलती करोगे बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम विद द यूनिट कन्वर्जन. ठीक है, तो देखो पहले बात समझोगे, मीटर क्यूब को लीटर में करना है. तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1 मीटर क्यूब, ये आपका मीटर क्यूब में जवाब आएगा, ये आपका मीटर क्यूब में जवाब आएगा. हमको आंसर लीटर में करना है. तो अगर हमको आंसर लीटर में करना है तो हमको कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए. अगर हमको आंसर लीटर में करना, हमको कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए. तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है. सो आई विल मल्टीप्लाई विद 1000 और जो भी आंसर आएगा आपका रिजल्ट होगा. क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है दोस्त? व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? 142 पॉइंट 142.34 लीटर. ओके, 34 लीटर. तो व्हाट इज द आंसर? पहला का आंसर तो ए है, पहला का आंसर तो है. लेकिन सर ये एमएसक्यू है, देख लो यहाँ पे, इट्स एमएसक्यू क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी बताना है, यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी बताना है. तो सर आपको यहाँ पे गामा डी निकल सकता है, गामा डी से ई निकल सकता है, हाँ या ना? क्योंकि हमको पहले केस में नहीं निकालना है, हमको पहले केस में नहीं निकालना है, दूसरे केस में निकालना है. सो गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1+w, क्योंकि पहले केस का दिया हुआ था, दैट इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+e. तो यहां से वॉइड रेशियो निकल जाएगा. एंड वंस द वॉइड रेशियो इज नोन, E बराबर डब्ल्यू जी बाई एस. ठीक है, आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन चाहिए, सहवाग फॉर्मूला लगाएं, S बराबर डब्ल्यू जी बाई ई. हाँ सर, तो यहां से आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा. चलिए फटाफट बताइए क्या वैल्यू आ रहा है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन 72.92 आ रहा है. ओके लेट्स सी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 72.92 आ रहा है. ठीक है, नियर अबाउट. हाँ चलिए बताइए. तो अगर यहां पे देखें तो मेरा गामा 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था? दैट वाज 18.5 और आपका वाटर कंटेंट दिया हुआ था 6%. जी आपको दिया हुआ है 2.7 दिया हुआ है ना? हाँ, गामा डब्ल्यू कुछ नहीं मेंशन है तो 9.81 लेंगे अपॉन 1+e. what will be the value of void ratio? what will be the value of void ratio? what will be the value of void ratio? void ratio कितना आ रहा है? 2.718 आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है बेटा. 0.51 आ रहा है. रीता लॉक कर दे बेटा, 0.51 आ रहा है. चलिए ओके, 0.51 आ रहा है. so the value of void ratio comes out to be 0.51. the value of void ratio comes out to be 0.51. अब हमको void ratio पता है, वाटर कंटेंट पता है, हमको कौन से केस में लेना है? सेकंड केस में लेना है. 0.14. जी का वैल्यू कितना है? 2.7. ई का वैल्यू कितना है? 0.51. सॉल्व करिए, वैल्यू बताइए क्या आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन? 74.11 आ रहा है. दैट इज यहां पे अभी आपका 0.7411 आएगा, दैट इज 74.11% है ना? यही आ रहा है दोस्त. तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं. 74 आ रहा है. चलिए ठीक है, नियर अबाउट है. तो आई कैन आंसर सी, आई कैन आंसर सी, आई कैन आंसर सी. क्लियर है? अब सर इस सवाल में जरा ध्यान दो. हाँ हो सकता है आपने 0.5184 अपने जो डेसिमल्स होगा ना वो थोड़ा, मतलब आपने 2 डिजिट के बाद नहीं लिया होगा, हो सकता है 52 हो तो 0.52 पुट करोगे, हो सकता है आंसर कुछ चेंज हो जाए, है ना? दैट माइट बी द स्मॉल डिफरेंस, उससे ज्यादा डिफरेंस, क्योंकि आपका डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट जा रहा है ना, इसी कारण से वहां पे फिर फर्क आएगा.
ठीक है, अगर आपने एग्जैक्ट लिखा होता 3-4 डिजिट तक तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, चलो अब सर इस क्वेश्चन को अगर आप रेट करोगे फॉर योर रिवीजन, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से रेट करोगे? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होगे, आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया होगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं और ये जो सवाल मैंने दिया है, सिंगल क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिया है, उस सवाल में क्या डिफरेंस है बताइए, बताइए बताइए बताइए, व्हाट विल बी द डिफरेंस यू आर गोइंग टू फाइंड? देखो, मेरा टारगेट है एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड भी मैंने टेस्ट कर लिया, इस यहाँ पे मैंने तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन भी चेक कर लिया, मैंने यहाँ पे तुम्हारा सेवाग फॉर्मूला भी टेस्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे गामा डी से रिलेटेड क्वेश्चन भी चेक कर लिया आपका। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ रिवीजन शुड बी। ठीक है, दिस इज व्हाट मैंने क्या बोला, आई एम नॉट टेकिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बना के दे रहा हूं आपको, सारे क्वेश्चंस नए हैं दोस्त, सारे क्वेश्चंस नए हैं। ठीक है, इस पे काम चल रहा है भाई, इस क्वेश्चन पे काम चल रहा है, बैकएंड पूरी टीम को बैठाया हुआ हूं क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, और मैं पर्सनली एक एक क्वेश्चन मॉनिटर कर रहा हूं। सो व्हेन यू सॉल्व दिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यार ठीक है ऐसे होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से हम रिवाइज कर लेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है? चलिए बनाई दो, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप बनाओगे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने जब पढ़ाया था तब ये बताया था कि बहुत बार होता है कि यूनिट कन्वर्जन से सवाल पूछ देता है, बताया था ना, मैंने बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि दे आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम कन्वर्जन, जो आपका डेरिवेशन होता है फॉर्मूला का, उसी में देख आपसे ये देखता है कि आपको कितना आपने समझा हुआ है ना, कितना आपने समझा हुआ है वो चीज देखा जाता है। चलिए 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 चलिए, गामा सैचुरेटेड का बेसिक फॉर्मूला लिखो, देखो कौन सा पैरामीटर उस बेसिक फॉर्मूला से गायब है, अब उस पैरामीटर को सब्स्टिट्यूट करो, देखो अपने आप आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कट रहा है जस्ट, बी आ रहा है, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें बेसिक फॉर्मूला कौन सा होगा। तो देखो गामा साइड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, G प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, यही मेरे पास बेसिक फॉर्मूला है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो G नहीं है, लुक एट द फॉर्मूलाज, G कहीं नहीं है, तो G को हमको रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करेंगे? गामा सैचुरेटेड है तो सेवाग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सेवाग फॉर्मूला अगर अप्लाई कर रहे हो एस ई बराबर डब्ल्यू जी, तो एस वन हो गया, एस इज वन, जी बराबर क्या हो गया, ई बाई डब्ल्यू हो गया, जी बराबर क्या हो गया, ई बाई डब्ल्यू हो गया। तो वेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस ईयर, तो जी बराबर क्या हो गया, ई बाई डब्ल्यू प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, यही होगा।
यही होगा। तो अब यहाँ पे आप 1/w बाहर निकाल या ई बाहर निकाल सकते हो। तो E/W अगर आप बाहर निकाले, क्योंकि आपको देखो सब जगह रेशियो ऐसे ही दिया हुआ है, तो E/W अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो अंदर में क्या हो जाएगा 1+W, नीचे में क्या हो जाएगा 1+E इंटू गामा डब्ल्यू। बोलो यही होगा कि नहीं, बोलो यही होगा कि नहीं। तो E/W हमने बाहर निकाला, जब E/W बाहर निकाला तो W मल्टीप्लाई होगा वहां दूसरे साइड में प्लस के बाद, एंड दैट विल गिव यू गामा सैचुरेटेड। तो सर ये वेरी बेसिक, ये जो चीज मैंने बोला ये बहुत बेसिक सा चीज है, लेकिन ये वही बना पाएगा जिसको कन्वर्जन सीखा हुआ है। जो कन्वर्जन सीखा है वो यहाँ पे दिमाग लगा पाएगा, नहीं तो एग्जाम में दिमाग ही नहीं लगेगा। ठीक है, सो दिस आंसर इज व्हाट, द आंसर इज बी, द आंसर इज बी। ठीक है, तो कन्वर्जन का क्वेश्चन एक देख लिया हमने, वी हैव सीन अ क्वेश्चन ऑन कन्वर्जन, राइट। बड़े आगे, बड़े आगे भैया। अभी लिखने पे फोकस मत करो, आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से आप डाउनलोड कर लेना। अभी आपका काम एक रफ कॉपी लेके रखना और क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, पीडीएफ आपको रहेगा, पीडीएफ से आप डायरेक्टली देखो, आपको रिकॉर्डेड सेक्शन अवेलेबल है, आप लाइव मिस कर रहे हो रिकॉर्डेड में देख लो, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अभी लिखने के फिराक में रहो, क्वेश्चन को नोट करना है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। हमें क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप पे। ठीक है, आप पीडीएफ वहां से देख सकते हो, समझे। तो अभी क्वेश्चन को लिखने के फिराक में मत रहो, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, बोलोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लो आ गया बोरोपिट वाला क्वेश्चन, बोरोपिट एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन जो हम लोग करते थे, वो आ गया ये सवाल। अब बताओ इसका जवाब। अब यहां पे बोल रहा है सॉइल इन अ बोरोपिट हैज अ वॉइड रेशियो 0.9। एक फिल लिया जिसका वॉल्यूम है 10,000 मीटर क्यूब, जिसको कंसिडर करना होना ड्राई डेंसिटी ऑफ 19.4 किलोन्टन पर मीटर क्यूब। If owner of the borrow area is to be compensated at rupees 2.5 per meter cube of the excavation, determine the cost of excavation. Determine the cost of excavation. Excavation का क्या कॉस्ट होगा ये आपको बताना है। एक्सकैवेशन का क्या कॉस्ट होगा ये आपको बताना है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्सकैवेशन ये आपको बताना है। सिंपल सा फॉर्मूला जो हम लोग हमेशा अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि यहाँ वॉल्यूम के टर्म में अपने को आंसर करना है, क्योंकि अपने को यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में आंसर करना है। ठीक है, और वहां पे वॉइड रेशियो गिवन है। ठीक है, ये सारा इंडिकेशन होता है कि वॉल्यूम के टर्म में आपको आंसर करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द बोरो पिट, इन द बोरो पिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द एम्बैंकमेंट, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द एम्बैंकमेंट। तो अगर आप इसको फर्दर आप बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट अपॉन 1+E बोरोपिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट अपॉन 1+E एम्बैंकमेंट। यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो हम निकाल रहे होंगे बोरोपिट से वही निकल देखना है, और उसके बाद उसमें कॉस्ट को मल्टीप्लाई पर मीटर क्यूब हमारा मल्टीप्लाई होगा टू गेट द फाइनल कॉस्ट। यस और नो। तो विद द डाटा गिवन टू यू, आपको बोरोपिट का वॉइड रेशियो गिवन है, आपको एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम गिवन है, आपको सिंपल है वॉइड रेशियो निकालना है एम्बैंकमेंट का, जिसके लिए आपको डाटा गिवन है। आपको गामा डी पता है, जी पता है, ई निकल जाएगा। गामा डी पता है, जी पता है, ई निकल जाएगा। ठीक है, ई निकल गया, वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट निकल गया, वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट निकल गया, कॉस्ट ऑफ एक्सकैवेशन निकल जाएगा। चलिए बताइए, वैल्यू बताइए, वैल्यू बताइए, गिव मी द वैल्यू एवरीवन।
अनुष्का बोल रही है 17,960.525. ओके, लेट्स सी द अदर्स, लेट्स सी द अदर्स. देखो मैं एक बात बता देता हूं, आप लोग को अगर लगता है ना गेट बहुत टफ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. बस आप सही से आंसर नहीं कर पाते हो, अदरवाइज गेट कभी टफ हुआ ही नहीं है. ठीक है, आपको बेसिक अगर क्लियर है, आपने अगर प्रैक्टिस ढंग से किया हुआ है, ठीक है, आपने क्वेश्चन को सही समय से रिवाइज किया हुआ है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो टफ माना जाता है. समझ रहे हैं? बट उसके लिए उस लेवल पे प्रैक्टिस करना. अब आप लोग करते क्या है, पीएचडी करने लगते हैं टॉपिक्स पे, जिसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है गेट में. गेट बोलता है भैया ये लिमिटेड है, इतना पढ़ लो बहुत है, रैंक आ जाएगा. लेकिन नहीं, हम तो पढ़ेंगे सब कुछ. पढ़ना ही नहीं होता है सब कुछ. एक ही टाइप के क्वेश्चन से जो बार बार पूछे जाते हैं, अब वही तो करना होता है दोस्त. चलो देखो यहाँ पे, अनुष्का बोल रही है 17,960.525. बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? 34,798.53. ओके, और बताइए. देख लो, सब कुछ बताने के बाद तुम्हारे आंसर में एरर है. तुम खुद देख लो, सब कुछ बताने के बाद एक एक प्रोसेस बता दिया, उसके बाद तुम्हारे आंसर में एरर है. दैट मींस यू लैक प्रैक्टिस. फैक्ट है भाई. मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, इसको दूर करेंगे. देखा जाए, देखा जाए. कहाँ गए बाकी लोग? तीर्था, ओम शक्ति. 34798, आपका भी 34798 आ रहा है. ओके, भूमिका, बता भाई क्या आंसर आया. चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, सबसे पहला काम है वॉइड रेशियो ऑफ एम्बैंकमेंट निकालना. तो उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है? आपको ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है. सो गामा डी एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + वॉइड रेशियो ऑफ एम्बैंकमेंट. तो गामा डी एम्बैंकमेंट आपको दिया हुआ है 19.4, जी आपको दिया हुआ है 2.7, गामा डब्ल्यू हो गया 9.81 अपॉन 1 + वॉइड रेशियो ऑफ एम्बैंकमेंट. सिंपल सा बात है भाई. अब यहां से वॉइड रेशियो ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगा. कितना आ रहा है वॉइड रेशियो ऑफ एम्बैंकमेंट? व्हाट इज द वॉइड रेशियो ऑफ एम्बैंकमेंट माय डियर लर्नर्स? व्हाट इज द वॉइड रेशियो ऑफ एम्बैंकमेंट? व्हाट इज द वॉइड रेशियो ऑफ एम्बैंकमेंट? 0.365. 0.365. ओके, लॉक कर दे, ये लॉक कर दे. यस, 0.365. ओके, so I got the void ratio of embankment as 0.365. अब इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, देखिए, देखिए यहां पे. सो वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट हमको निकालना है. 1 + वॉइड रेशियो ऑफ बोरोपिट इज गिवन एज 0.9. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आपको दिया हुआ है 10,000, दैट इज फिल का वॉल्यूम 10,000 मीटर क्यूब, होल डिवाइडेड बाय 1 + वॉइड रेशियो ऑफ एम्बैंकमेंट दैट इज 0.365. तो यहां से आपका वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट आ जाएगा इन मीटर क्यूब. कितना आ रहा है सर? You will get the volume of borrowbit in meter cube. 1000 into 1.9 by 1.365. 1000 into 1.9 by 1.365. कितना वॉल्यूम आपने एक्सकैवेट किया? कितना वॉल्यूम आपने एक्सकैवेट किया? कितना वॉल्यूम आपने एक्सकैवेट किया? बोला जाए. 13919.414. 13919.414 मीटर क्यूब. सो दिस इज व्हाट यू गॉट. है ना, सबका यही आया. चलो अब अगर यही आया तो कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन निकालना है. कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन, तो पर मीटर क्यूब आप कितना बोल रहे थे? 2.5. तो कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन क्या हो जाएगा? 13919.414 इंटू 2.5. इतना रुपए आपको पे करना है.
कितना आ रहा है वैल्यू, कितना वैल्यू आ रहा है सर, कितना वैल्यू आ रहा है, व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, 34798 आ रहा है, 34798.54। तो सर अब इस सवाल में आपने एम्बैंकमेंट और फिल दोनों का क्वेश्चन ले लिया। हाँ गलती देखो यही बोल रहे हैं ना, छोटी छोटे एरर्स। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये एरर्स मिस होंगे, एरर्स कम होंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही एरर एग्जाम में रिपीट होता है। और फिर बोलते हो सर क्वेश्चन टफ आया, मेरा रिजल्ट नहीं आया। भाई आपने गलती किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आया। आर गेटिंग माई पॉइंट? यही प्रॉब्लम है। एग्जाम टफ नहीं होता है, एग्जाम टफ नहीं होता, आप लोग टफ बना देते हो with your poor calculation, with your poor question reading ability। Are getting my point? इसलिए आंसर रिजल्ट नहीं आता। समझे? आता आप लोग सब कुछ है, पूरे साल आप लोग मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन जो मेन चीज एग्जाम का होता है वो चीज करते ही नहीं है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। अब ये चीज शायद आप लोगों ने बनाया ही नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट? कौन सा रिजल्ट आपका इनकंसिस्टेंट है? आर गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा रिजल्ट आपका इनकंसिस्टेंट है? विद द डाटा गिवन आपको यह बताना होता है कि कौन सा चीज आपका इनकंसिस्टेंट है, जो सही रिजल्ट नहीं लग रहा है। तो अब ये तभी पॉसिबल होता है जब तुम डाटास को समझते हो, जब तुम डाटास को पढ़े होते हो। अब ये क्वेश्चन का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको इनकंसिस्टेंट जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से ये मतलब है मेरा कि आप एक के बाद दूसरा रिजल्ट कैसे निकालोगे उसका प्रैक्टिस कराना। ठीक है? जैसे अगर इस सवाल में देखेंगे तो देख के ही लग रहा है कि दो चीज ऐसा है जो बड़ा वियर्ड लग रहा है। एक है वॉइड रेशियो, दूसरा वाटर कंटेंट। देख के ही लग रहा है गामा सैचुरेटेड हो सकता है किसी कारणवश 14.56 पॉसिबल भी है ना? लेकिन लेकिन जरा वॉइड रेशियो वाटर कंटेंट पे जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्या? वॉइड रेशियो 12, वाटर कंटेंट 411%, ये थोड़ा वियर्ड है ना? तो हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करते हैं इस सवाल को? इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं सबसे वियर्डेस्ट डाटा से, ये मान के कि वो इनकंसिस्टेंट है। तो आप किसको सबसे पहला लेना चाहोगे कि भैया इनकंसिस्टेंट है? हम लेट अस से कि हम वॉइड रेशियो 12 जो है उसको इनकंसिस्टेंट लेके चल रहे हैं। लेट अस से जो वॉइड रेशियो मेरा 12 है इसको इनकंसिस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है? तो हमको चेक करना है कि ये इनकंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है? हमको चेक करना है कि इनकंसिस्टेंट है या नहीं है। देखिए आप, देखिए आप, तो जब हम इसको इनकंसिस्टेंट माने बाकी को कंसिस्टेंट मानना पड़ेगा तभी बनेगा। ठीक है? तो यहां पे ध्यान देंगे। एज्यूम वॉइड रेशियो टू बी इनकंसिस्टेंट। तो जब ये आपने मान लिया तो किसी एक डाटा से बाकी डाटा प्रूफ करेंगे। ठीक है? तो मान लो आपने गामा सैट ले लिया 14.56। ठीक है? और हमको जी ले लिए 2.7। विल प्रूफ की वाटर कंटेंट कितना आ रहा है, विल सी की वाटर कंटेंट कितना आ रहा है। देखिए यहां पे, तो गामा सैट इज इक्वल टू जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो गामा सैट आपका कितना दिया था? 14.56, 14.56। जी आपको बोल रहा है 2.7 प्लस ई गामा डब्ल्यू कुछ नहीं मेंशन है, विल टेक 9.81 अपॉन 1 प्लस ई। बेटा वॉइड रेशियो का वैल्यू बताइए मेरे को। गिव मी द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो, गिव मी द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो का वैल्यू बताइए क्या आ रहा है? अगर आपने गामा सैचुरेटेड 14.56 लिया है, जी आपने 2.7 लिया है, तो वॉइड रेशियो कितना आ रहा है? वॉइड रेशियो कितना आ रहा है?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो? कितना आ रहा है? 1.22। 1.22 आ रहा है। बोलो भैया, बोलो भैया। यस, बोलो 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 बोलो। 1.0056 आ रहा है भैया। एक आंसर तो दे दो यार, छोटा सा कैलकुलेशन करने बोला है, उसमें भी मल्टीपल आंसर्स दे रहे हो। बोलो 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 बोलो। 1.22, 1.056 क्या आ रहा है? एक वैल्यू बताओ। गिव मी वन वैल्यू, गिव मी वन वैल्यू। अरे 2.51 है जी। 14.56 डिवाइडेड बाई 9.81, ये आया 1.484 टाइम्स 1 प्लस ई इज इक्वल टू 2.7 प्लस ई। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। तो अगर ये इस साइड आएगा सो ये क्या हो जाएगा? 0.484 ई, दिस इज इक्वल टू 2.7 माइनस 1.484। सो 2.7 माइनस 1.484 डिवाइडेड बाई 0.484, 2.51, 2.51। वॉइड रेशियो आपका आ रहा है 2.51। ठीक है सर। तो अगर आपका गामा सैचुरेटेड 14.56 था तो आपका ई वैल्यू आ रहा है 2.51। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सब लोग, सो गॉट द ई वैल्यू। अब ई वैल्यू आ गया तो अब देखिए अगर हम सहवाग फॉर्मूला लगा रहे हैं, डब्ल्यू मेरा वही है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर आप निकाल रहे हो, ई वैल्यू 2.51 है, डब्ल्यू वैल्यू आपको कितना लेना है? 0.411। यस, पॉइंट या 4.11 इंटू जी, जी कितना आपका? 2.7। बताइए तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आ रहा है? बताइए तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आ रहा है? बताइए डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या आ रहा है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन? थोड़ा स्पीड करो यार, क्या हुआ, थक गए इतना जल्दी? कैसे अपने माइंड को सेट करोगे? कैसे अपने माइंड को सेट करोगे? हैं, बोलो। इट इज अराउंड 4.42। डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ रहा है अराउंड 4.42। आ रहा है, आ रहा है। अब अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 4.42 आ रहा है, दैट इज 442%, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? द डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये एक से बड़ा है। तो अगर एक से बड़ा है मतलब ये रिजल्ट इनकंसिस्टेंट है, मतलब आपने गलत को कंसिस्टेंट मान लिया है। समझ रहे हो बात को? आपका ई कंसिस्टेंट है, आपका इस केस में ई क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, ई इनकंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? आपने गामा सेट को बोला सही था, और वहां से जब तुमने ई निकाला तो मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाला तो एक से ज्यादा आ रहा है, और एक से ज्यादा डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। इसीलिए, इसीलिए ई इज नॉट इनकंसिस्टेंट, इज नॉट इनकंसिस्टेंट। समझे? ये बात पहले क्लियर हुआ? ये बात पहले क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। चलिए, अब दूसरे किसको माने? अब मान लेते हैं क्योंकि आपने गामा सेट से चला था और बाकी सब चीज सेम माना था, तो अब मान लेते हैं कि इनकंसिस्टेंट कौन है?
इनकंसिस्टेंट आपका और कुछ नहीं गामा सेट है। मान लेते हैं एज्यूम वाटर योर गामा सेट इज इनकंसिस्टेंट। तो एज्यूमिंग गामा सेट टू बी इनकंसिस्टेंट, ये आपको मेंस में भी मदद करेगा, गामा सेट टू बी इनकंसिस्टेंट। तो सर अब मेरे पास बाकी डाटा से काम करना है। तो देखो हमको ई पता है, डब्ल्यू पता है, जी पता है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा? अगर हमको ई पता है, डब्ल्यू पता है, जी पता है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा? बोलोगे? इफ आई नो द वैल्यू ऑफ ई, जी एंड डब्ल्यू, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन? बोलो बोलो बोलो। आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो गया? ई दैट इज डब्ल्यू जी बाई ई। डब्ल्यू आपको दिया हुआ है कितना? डब्ल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 4.11। जी कितना दिया है? 2.7। और ई कितना आपको दिया हुआ है? ई आपको दिया हुआ है 12। ठीक है, तो सर क्या वैल्यू आ रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन? जल्दी बताएंगे। मैंने पहले बोला ये क्वेश्चन आपको, ये इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहते हम। इट इज 0.924। तो अगर 0.924 आ रहा है तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? अगर विद दिस अगर विद दिस डाटा अगर आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन देख रहे हो तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन पॉसिबल है या नहीं है? यस, एकदम पॉसिबल है। दिस इज लेस देन 1, तो ये पॉसिबल है। अब यहां से अगर हम गामा सैट अगर निकालने जाएं तो दैट इज जी प्लस ई गामा डब्ल्यू बाई 1 + ई। तो जी आपको दिया हुआ है कितना? 2.7। ई आपको कितना दिया हुआ है? 12। गामा डब्ल्यू दैट इज 9.81 अपॉन 1 + ई। गेट मी द वैल्यू ऑफ दिस। कितना वैल्यू आ रहा है? गेट मी द वैल्यू ऑफ दिस। ये वैल्यू कितना आ रहा है दोस्त? ये वैल्यू कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अगर आप यहां पे निकालने जाओगे 14.7 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 13, so this value is coming about 11.09 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब सर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। आपका देखो ई भी सही है, डब्ल्यू भी सही है, जी भी सही है। आपको प्रॉब्लम कहां था? गामा सेट में आया। ठीक है, तो आपने गामा सेट बोला इनकंसिस्टेंट है, आपने जब बाकी चीज देखा तो देख पाया हाँ भाई सही बात है, आपका ई डब्ल्यू जी सारा रेंज के अंदर अगर रह रहा है, अगर इस रेंज में रह रहा है, तो आपका गामा सेट गलत लिया गया है। समझे? हेंस हेंस गामा सेट इज इनकंसिस्टेंट। समझे बात को? इसका रिजल्ट क्या था? इनकंसिस्टेंट था। तो आंसर क्या हो गया दोस्त? आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अच्छा एक चीज देखना है, यहाँ पे मैंने एमएसक्यू लिखा था, मैंने यहाँ पे एमएसक्यू लिखा था। आधे लोग जैसे एमएसक्यू देखते हो, एमएसक्यू देखते ही लगता है कि सर कि मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार ये ट्रिक होता है आपको फंसाने के लिए। होगा एक, बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन सही है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन आपको जानबूझ के ट्रिक दिया जाता है कि नहीं, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, अब आप फंस जाओगे, ढूंढने लगोगे कि यार और ऑप्शन है कि नहीं है, और उसमें आपका समय वेस्ट होता है। आपको पता है कि नहीं है, बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आप बैठ के ढूंढोगे, एंड दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। और ये चीज जानबूझ के कराया जाता है, और ये चीज तुम मेरे टेस्ट सीरीज में भी पाओगे। ठीक है, जहां जहां तुम एग्जाम में फंसोगे या गलती करोगे, वो सब चीज मेरे टेस्ट में आपको मिलता रहेगा। एवरीथिंग विल बी देयर इन द टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्लियर है बात सबको? क्लियर है बात सबको? बोलोगे? तो सर ये क्वेश्चन कराने का मेन पर्पस यही था कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, मतलब जो थ्योरी प्रैक्टिस है वो अच्छा हो आपका। चलिए अगला सवाल। अब मैं कुछ नहीं बता रहा, बहुत इजी सा सवाल है ये, कि सैचुरेटेड क्ले को इमर्ज किया गया है केरोसिन में और डिस्प्लेस वॉल्यूम दिया गया है। द वेट ऑफ सैंपल भी आपको दे दिया भाई। ठीक है, आफ्टर ओवन ड्राइंग फॉर 48 आवर्स द वेट reduced to 16.2 ग्राम एंड द वॉल्यूम कम डाउन टू 7.6 cc। तो अब बोल रहा है कि व्हाट इज द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। श्रिंकेज लिमिट क्या होगा? व्हाट विल बी द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल?
What will be the shrinkage limit of the soil? अगर आपने मेरा डेरिवेशन का क्वेश्चन देखा था, जो मैंने डिराइव किया था पहला फॉर्मूला श्रिंकेज लिमिट वाला, उसी बेसिक से इस सवाल को बनेगा, उसी बेसिक से इस सवाल बनेगा और तुरंत बनेगा, तुरंत बनेगा। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब सॉइल किस स्टेट में है? अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो सॉइल किस स्टेट में मेरे दोस्त, बोलो। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है सॉइल किस स्टेट में? सुपर सैचुरेटेड स्टेट में। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो सॉइल सुपर सैचुरेटेड स्टेट में है, हाँ या ना? सॉइल इज इन सुपर सैचुरेटेड स्टेट। सो अब पहला सिचुएशन है, ये सॉलिड है, ये वाटर है। आपको क्या बोला कि सैचुरेटेड क्ले इज इमर्स्ड इन वाटर एंड द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इज 15.8 सीसी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसको हम V1 बोल रहे हैं, दिस इज 15.8 सीसी, वेल एंड गुड, दिस इज 15.8 सीसी एंड द वेट ऑफ द सैंपल वाज 28.2 ग्राम। यहां पे सैंपल का वेट कितना हो गया? टोटल मास दैट इज 28.2 ग्राम। ठीक है भैया, ये पहला बात बोला आपको, ये पहला बात बोला भैया। केरोसिन में मर्ज के किसी में मर्ज किया, हमको तो डिस्प्लेस वॉल्यूम और मास पता चल गया ना, जिससे हमको सैंपल का मास सैंपल का वॉल्यूम पता चल गया। सिंपल सा बात है। अब यहां पे, अब यहां पे क्या बोल रहा है, इसको हम ड्राई कर रहे हैं फॉर 48 आवर्स। तो यहां पे वाटर कंटेंट दिस इज ग्रेटर देन द श्रिंकेज लिमिट, दिस इज द वाटर कंटेंट विच इज ग्रेटर देन द श्रिंकेज लिमिट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसको ड्राई किया जा रहा है, तो ड्राई किया जा रहा है, सॉलिड का मास तो वही रहेगा जो हर सिचुएशन में है, ये सॉलिड है, ये एयर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, वेट रेड्यूस टू 16.2 ग्राम। तो मास ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू मास ऑफ ड्राई सॉइल विल बी इक्वल टू 16.2 ग्राम। बोलो भैया हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल टू 16.2 ग्राम एंड द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल, वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल is nothing but equal to how much? 7.6 सीसी। तो जो वॉल्यूम यहां पे होगा जब वाटर कंटेंट मेरा 0 है, वही वॉल्यूम होगा जब वाटर कंटेंट मेरा श्रिंकेज लिमिट पर है, वही वॉल्यूम होगा जब वाटर कंटेंट मेरा श्रिंकेज लिमिट पे है। तो मेरे दोस्त यहां भी वॉल्यूम कितना हो गया? दिस इज नथिंग बट 7.6 सीसी। इसको V2 से डिनोट कर दे रहे हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? एकदम बेसिक बात कर रहे हैं दोस्त, कोई भी हवा में बात नहीं कर रहे, एकदम बेसिक बात कर रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है? श्रिंकेज लिमिट निकालना है। हमको क्या निकालना है? श्रिंकेज लिमिट निकालना है। तो श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? मास ऑफ वाटर, अगर मानो ये सॉलिड है, मानो ये सॉलिड है, दिस इज सॉलिड, दिस इज वाटर, सो मास ऑफ वाटर बाई मास ऑफ सॉलिड, यही होगा ना? देख लो यहां पे, सो मास ऑफ वाटर बाई मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ वाटर क्या हो गया? देखो यहां पे मेरा मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? मेरे को 28.2 ग्राम दिया हुआ है, 28.2 ग्राम दिया हुआ है टोटल मास ऑफ वाटर। अब इसमें से अगर हम मास ऑफ सॉलिड घटाएंगे तो हमको ये वाला मास ऑफ वाटर मिल जाएगा, जिसको हम अगर MW1 अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम इसको MW1 बोल रहे हैं, देखो आपको मैंने प्रॉपर डेरिवेशन कराया हुआ ऑलरेडी। तो MW1 कैसे निकलेगा? नथिंग बट टोटल मास ऑफ सॉइल माइनस मास ऑफ सॉलिड। बोलो निकलेगा क्या? MW1 is nothing but MW1 is nothing but total mass of soil minus mass of solid, ऐसे ही निकलेगा। अब इसमें से जितना वॉल्यूम कम हुआ, जितना मास कम हुआ, जो भी कम हो रहा है पानी के कारण कम हो रहा है,
तो चेंज आया क्या, V1 माइनस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, इतना ही मास चेंज आया, इतना ही मास में क्या आया, चेंज आया। सो MW1 माइनस V1 माइनस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉलिड। बोलो यही होगा क्या, ये चीज, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी अपने नोट्स में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, हैव यू रिटन ऑलरेडी दिस फॉर्मूला इन योर नोट्स? ये फॉर्मूला आपके नोट्स में है या नहीं है, बोलो यार, ये फॉर्मूला आपके नोट्स में है नहीं है, जहां पे MW1 बाई MS को मैंने वाटर कंटेंट फॉर द फर्स्ट स्टेज बताया हुआ है। यस, तो अब अगर यहां पे देखें तो MW1 क्या हो जाएगा भाई, इट इज नथिंग बट 28.2 माइनस 16.2 ग्राम। ग्राम में बात चल रही है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वॉल्यूम में चेंज, तो वॉल्यूम में चेंज क्या हो रहा है भाई, 15.8 से कम होके कहां पहुंचा है, 7.6 पे पहुंचा है। अब ग्राम में है और आपको यहां पे सीसी में दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी लेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी लेंगे, और नीचे में अगेन ग्राम में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज 16.2 ग्राम। यू विल गेट द श्रिंकेज लिमिट, यू विल गेट द श्रिंकेज लिमिट। बताइए सर, वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, कैसा लगा सवाल, एकदम बेसिक क्वेश्चन, लेकिन जब वो वर्ड्स के फॉर्म में होता है ना तो समझ में नहीं आता कि कैसे बनाए, जब वो वर्ड्स के फॉर्म में होता है ना तो समझ में नहीं आता कैसे बनाई सवाल को। इसी कारण से मैंने आपको प्रॉपर डायग्राम से बताया, ताकि आपके चीजें अच्छे से रिवाइज हो पाए, आप उन क्वेश्चंस को सही से अप्लाई कर पाओ। चलिए वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, वैल्यू बताएंगे। 28.2 माइनस 16.2 माइनस 15.8 माइनस 7.6 डिवाइडेड बाई 16.2, 0.234 आ रहा है, यस 0.234, दैट इज 23.4%। कैसा लगा सवाल सर, कैसा लगा सवाल, अब ये बताओ, अगर ये सवाल तुम्हारा डायरेक्ट गेट में आ जाता तुम बना के आते क्या? भले ही आपने वो फॉर्मूला किया हुआ है, भले ही आपने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला ऐसा ना कि एग्जाम में हिट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे ध्यान देते ही नहीं हो, आपको लगता है ये तो एक्सपेरिमेंटल है, क्या ही पूछेगा, है ना। हाँ अगर देखो, नहीं अगर सवाल में नहीं दिया हुआ है परसेंटेज, समझो बात को ध्यान से, आप इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, मतलब डेसिमल्स के बाद आप इसको परसेंटेज में, वो दोनों आंसर सही होगा, क्योंकि यहां पे नहीं बोला है। अगर सवाल में बोला होगा इन राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल, ठीक है, परसेंटेज में नहीं बोला है, अगर बोल रहा है परसेंटेज में तो परसेंटेज में आपको जवाब देना होगा, समझे बात को। तो डिपेंड करता है सवाल क्या पूछ रहा है, समझ रहे हैं। तो देखो मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि वो कॉन्सेप्ट जो आप टच नहीं कर रहे हो या जो आप सॉल्व नहीं कर रहे हो उनको टच कराया जाए, ताकि आप एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो फंसो नहीं। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, और ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, बस सही से अप्लाई नहीं किया जाता है, और क्वेश्चन को बोल दिया जाता है टफ आ गया। अरे भाई मेरे पहले क्वेश्चन लगाओ तो सही से, तब तो देखोगे ना टफ आया है कि आसान आया है। ठीक है, डन एवरीवन, समझ में आया सबको, सबको समझ में आया यहाँ पे, बोलोगे यार। अब तुम बताओ क्या इस लेवल का क्वेश्चन तुम खुद से बना पाओगे? जो मैंने एक रिवीजन बैच किया है, ये रिवीजन बैच में आई एम टेकिंग वेरी नॉमिनल चार्ज ऑफ 999, जो फॉर दिस इन्फिनिटी 50, जो सिर्फ इन्फिनिटी 50 ज्वाइन की है। आप खुद बताओ क्या इस चार्ज में जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, जिसके लिए लोग कितना पैसा आपसे चार्ज करते हैं, वर्थ है या नहीं है? वी हैव डन ओनली 5 क्वेश्चंस टिल नाउ, अराउंड 1 घंटा हो चुका है, बट हर एक क्वेश्चंस को इन डिटेल हम लेके जा रहे हैं, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का वैल्यू समझ में आ सके। ठीक है, तो आप समझो ना यार, एक एक क्वेश्चन पे काम हो रहा है यार, एक एक क्वेश्चन पे काम हो रहा है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो तुमको प्रीवियस से मिलेगा। हाँ, और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो तुमसे नहीं पढ़ा गया, सब तुम पढ़े हुए हो, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चंस नहीं बनाए गए। चलिए अगला सवाल, अब यहां पे फंसते हैं। एमएसक्यू यहां पे आता है, मैंने 1 मार्क का एमएसक्यू रखा है जस्ट टू लेट यू रिवाइज। ठीक है, अब एमएसक्यू यहां से आते हैं,
ठीक है, अब यहाँ पे जिनको टेबल नहीं पता है उसके आंसर नहीं कर सकते हैं, जिनको टेबल नहीं पता इनका आंसर नहीं कर सकते। बताइए क्या आंसर आएगा? Those who don't know the table can't answer this. Those who don't know the table can't answer this. अब देखो, आधे लोग अभी इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि उनको टेबल याद ही नहीं है। सही बात है। अभी आधे लोग इसलिए फंसे हुए हो क्योंकि टेबल याद ही नहीं है, टेबल भूल गए। अब एग्जाम में तो ये नहीं चलेगा ना कि टेबल भूल गए। सही बात है कि नहीं? आप अपने शॉर्ट नोट्स भी देखे होंगे ना, तो शॉर्ट नोट्स में मैंने हर एक टेबल को बताया है। इन शॉर्ट नोट्स में हर टेबल को बताया हूं, है ना? भैया टेबल तो इंपॉर्टेंट है ना। चलिए एक एक करके टेबल हम बता देते हैं। पहला टेबल प्लास्टिसिटी का, पहला टेबल प्लास्टिसिटी का, जहां आईपी वैल्यू 0, लेस देन 7, लेस देन 7, 7 से 17, greater than 17% में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखाए थे 0 अगर है तो नॉन प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक एंड हाईली प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक। ये आपको दिए थे हम लोग। यस। तो अब यहां पे आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 32% है, तो 32% मतलब सॉइल इज हाईली प्लास्टिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन? तो डी इज करेक्ट। लेकिन ये एमएसक्यू है मेरे दोस्त, तो और भी चीजें देखनी होंगी, क्योंकि ये एमएसक्यू है तो और भी चीजें देखनी होंगी। देखो अनुष्का, अभी आप डी मिस कर दिए थे, है ना? अगला देख लो, अगला देख लो, लिक्विडिटी इंडेक्स। हमको, मैंने आपको बोला था या तो लिक्विडिटी याद कर लो या तो कंसिस्टेंसी याद कर लो, कोई जरूरी नहीं है दोनों याद करो। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बच्चा ध्यान देता नहीं है और गलती कर बैठता है। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा बोला था कि स्टार्टिंग के कुछ याद रखने। क्या याद रखने? देखो, अगर मानो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है लेस देन 0, 0 से 0.25, 0.25 से 0.5, 0.5 से 0.75 एंड 0.75 से 1, 0.75 से 1 एंड greater than 1। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात करें, डिस्क्रिप्शन में बात कर रहे हैं, तो ये आपका लिक्विड हो जाता है, ये आपका वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम स्टिफ, मीडियम स्टिफ, स्टिफ, हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी स्टिफ, सब इसी के अंदर आएगा। वेरी स्टिफ, हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी स्टिफ, हार्ड, वेरी हार्ड, ये सारा इसी के अंदर आएगा। सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है। तो अब मेरे को जो डाटा दिया हुआ है दैट इज लिक्विडिटी इंडेक्स। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स 0.8 है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होगा? अगर लिक्विडिटी इंडेक्स 0.8 है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होगा? नथिंग बट 1 माइनस लिक्विडिटी इंडेक्स, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 0.8 विच इज नथिंग बट 0.2, नथिंग बट 0.2। तो मेरा आंसर आएगा 0.2। 0.2 मतलब वेरी सॉफ्ट। यस, द सॉइल इज वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज वेरी सॉफ्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टिविटी नंबर। एक्टिविटी नंबर जो कंप्रेसिबिलिटी और श्रिंकेज को बताने के लिए काम आता है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर का, तो देखिए यहां पे, तो यहां पे तीन रेंज है, तीन रेंज है, एक्टिविटी नंबर एंड डिस्क्रिप्शन। तो एक्टिविटी नंबर अगर आपका लेस देन 0.75 है तो हम सॉइल को बोलते हैं इनएक्टिव। अगर 0.75 से 1.25 है
हम सॉइल को बोलेंगे नॉर्मल। अगर ग्रेटर देन 1.25 है तो हम सॉइल को बोलेंगे एक्टिव। यस और नो? तो आपका 1.25 से ज्यादा है, द सॉइल इज एक्टिव, सो BCD। BCD। अब सर सिंपल सा बात है, अगर ये टेबल याद नहीं आप ये एमएसक्यू बना पाओगे? अगर ये टेबल याद नहीं आप ये एमएसक्यू बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। और तुम देखोगे कि इस टाइप के आप ज्यादातर जब भी फंसते हो इसी टाइप के क्वेश्चन में फंसते हो, क्योंकि टेबल याद नहीं होता है। क्योंकि टेबल याद नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? यू डोंट रिमेंबर द टेबल, और फिर सवाल आता है तो लगता है अरे यार क्या आ गया, मेरे को आंसर ही नहीं पता है। मेरे को आंसर ही नहीं पता है कुछ नहीं। है कुछ नहीं। सिंपल टेबल याद रखना है, आंसर करना है। और ये मतलब 80% चांस है कि इस टॉपिक से सवाल आ जाता है। 80% चांस है कि इस टॉपिक से सवाल आ जाता है। तो सर रिवीजन के साथ आप क्वेश्चंस बना रहे हो। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि लो भैया क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दिया तुम लेके बना लो, नो। मैं वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता तुमसे। मैं बस ये चाह रहा हूं कि जब आप रिवाइज करो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें आप सीखिए। ठीक है, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ मी। और एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां गलती कर लो कोई बात नहीं, एग्जाम में गलती मत करना। चलिए अगला सवाल देखिए। कुछ एरर लग रहा है क्या? The natural water content of the sample obtained from a soil deposit was 12%. It is found that the maximum density for the soil will be obtained when the water content is 24%. अच्छा. Determine how much weight of water is added to 400 kilonewton of soil in its natural state to increase its water content to 24%. अच्छा. तो अगर हम 12% से 24% जा रहे हैं तो हमको कितना पानी ऐड करना पड़ रहा है? अभी पूछने का तरीका कुछ और कर दिया है। बोल रहा है कि वाटर कंटेंट 24% पहुंच रहा है, मैक्सिमम डेंसिटी रीच कर रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? देयर इट इज रीचिंग द मैक्सिमम डेंसिटी। इट इज रीचिंग द मैक्सिमम डेंसिटी। तरीका वही है, फॉर्मूला वही लगेगा, बस थोड़ा ध्यान देना आपको। तरीका वही है, फॉर्मूला वही लगेगा, बस थोड़ा ध्यान देना आपको। सबसे पहले तो वेट ऑफ सॉलिड निकाल लो। सबसे पहले तो वेट ऑफ सॉलिड निकाल लो। वाटर कंटेंट दोनों का पता है, उसको अप्लाई कर दो। देखो क्या डाटा आपको दिया हुआ है, कैसे बना सकते हैं हम लोग। चेक करिए क्या डाटा आपको दिया हुआ है। चेक करिए क्या डाटा दिया हुआ है। ऑलरेडी आपने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ है। वापस से मैं इसी टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं, सो दैट यू रिवाइज इट। चलिए बताएंगे बताएंगे बताएंगे। सॉल्व इट एवरीवन। सॉल्व इट एवरीवन। कितना आ रहा है वेट ऑफ सॉलिड? 357.143। निमित बोल रहा है सर वेट ऑफ सॉलिड आ रहा है 357। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड आ रहा है। अब फाइनल बताइए, वेट ऑफ सॉलिड इज करेक्ट। फाइनल बताइए क्या आ रहा है।
आपको वेट ऑफ वाटर दैट नीड टू बी एडेड इन किलो न्यूटन बताना है। वेट ऑफ वाटर दैट नीड टू बी एडेड इन किलो न्यूटन बताना है। 42.86 आ रहा है। इट्स करेक्ट, गुड। लाइन पे आ गए आप लोग, लाइन पे आ गए। एक क्वेश्चन करा दिया बस, देखो लाइन पे आ गए आप लोग। गुड गुड, बढ़िया। बाकी लोग, भाई बहुत सिंपल है यार, अभी तो बताया। वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। तो हमको डेल्टा वेट ऑफ वाटर चाहिए, तो वेट ऑफ सॉलिड इंटू W2 माइनस W1। सिंपल सा बात है भाई। तो W2 W1 दोनों दिया हुआ है, W2 W1 दोनों दिया हुआ है 24 एंड 12। आपको चाहिए वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड कैसे आएगा? वेट ऑफ सॉलिड कैसे आएगा? टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब ये जो टोटल वेट दिया हुआ है ये 400 किलोटन का दिया हुआ है, और उस समय आपका वाटर कंटेंट कितना था? 12% था। तो W1 यूज होगा इंटू W2 माइनस W1, खत्म। इतना में तो आंसर आ जाएगा, इतना में तो आंसर आ जाएगा। यही करना था ना यार, यही करना था ना। तो टोटल वेट आपका कितना है? टोटल वेट आपका है 400 किलो न्यूटन, और W1 आपका कितना है? 0.12। W2 माइनस W1 दैट इज 0.24 माइनस 0.12। देखिए एक बार में आंसर आएगा, देखिए एक बार में आंसर आएगा। ये सब फॉर्मूला अगर याद है तो खटाखट बनता है, फॉर्मूला अगर याद है तो खटाखट बनता है दोस्त, नहीं तो नहीं बनता है। बताइए बताइए बताइए, वैल्यू बताइए, वैल्यू बताइए। 42.86 आ रहा है, 42.86 किलो न्यूटन, 42.86 किलो न्यूटन। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, श्रिंकेज लिमिट का सवाल है, जो आपका श्रिंकेज लिमिट और श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज लिमिट और श्रिंकेज रेशियो आपको डाटा गिवन है। यूजिंग दैट डाटा आपको श्रिंकेज लिमिट श्रिंकेज रेशियो दोनों निकालना है। ऐसा सवाल मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में पहले कराया हुआ है। I've already let you solve this type of questions in the class, right? You have to find the shrinkage limit as well as the shrinkage ratio। काफी ज्यादा देखो, मैंने क्या बोला, अभी ये वो टाइम है जहां पे आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये वो टाइम है जहां पे जो आता है वो पढ़ना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो चीज आपसे पूछा जाता है, जो चीज में आपका वेटेज है वो पढ़ना है, और वो रिवाइज करके जाना है। सब कुछ पढ़ के जाओगे उसका कोई एंड ही नहीं है भाई। लिमिटेड चीज पढ़ेंगे लेकिन ऐसा पढ़ के जाएंगे कि अगर ये कर लिया तो मेरे क्वेश्चंस बन गए, दैट्स इट। मैं आपको ये जो चीज, मैं जो सीरीज लेके आया हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप जाके मेरे कोई नोट्स लगाओ, मैं नहीं चाहता कि आप जाके कोई पीवाईक्यू बुक लगाओ। इफ यू आर सॉल्विंग दिस, दिस विल बी एनफ, दिस विल बी एनफ। यही मेरा टारगेट है। अगर आप ये कर रहे हो ये आपके लिए एनफ होगा। बहुत हाई फाई लेवल का क्वेश्चन बनाने से रिजल्ट नहीं आता है। सवाल क्या दिया हुआ है भाई? सिंपल सा बात है, वॉल्यूम चेंज, लिक्विड लिमिट, ये सब दिया हुआ है। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया हुआ है कि आप कर्व जरूर बनाइए, आप जो ग्राफ है वो जरूर बनाइए, बिकॉज इट विल ऑलवेज हेल्प। बोला है ना ये बात? जब भी इसका सवाल आए, भैया ग्राफ बनाना मस्ट है, ग्राफ बनाना मस्ट है। तो ऑन द एक्स एक्सिस इट विल बी वाटर कंटेंट, ऑन द वाई एक्सिस इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब क्या बोल रहा है? प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज 24%। तो भैया पहले तो 3 स्टेज दिखा दो, डिवाइड करते हुए टोटल 4 स्टेज हो जाएगा। तो व्हाट, प्लास्टिक लिमिट आपका 24% है, तो दिस इज 24%।
एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 10%। तो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 10%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका 10% है, लिक्विडिटी इंडेक्स आपको निकालना है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको पता है डेट इज 24%। तो प्लास्टिक लिमिट क्या हो गया? प्लास्टिक लिमिट क्या हो गया? नथिंग बट 34%। दिस इज 34%। Soil is dried from its state at plastic limit, the volume change is 24%। अगर मान लो यहाँ पे कोई वॉल्यूम x था और इसको ड्राई किया गया तो वॉल्यूम चेंज इज 24%, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम 0.76x हो जाएगा। द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड टू द ड्राई स्टेट इज 36%। तो अगर मान लो यहाँ पे y था, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा? कितना चेंज बोला? 36, मतलब 64% बन जाएगा, 0.64 ऑफ y। बाकी तो यू ऑल नो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये चीज ऑलरेडी हमने क्लास में किया हुआ है, और ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए वापस से रिपीट करवा रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब सिंपल सा बात है, इन ऑर्डर टू फाइंड द श्रिंकेज लिमिट हमको इस कर्व को यूज करना है। ठीक है, इस स्लोप को यूज करना है। वी हैव टू यूज दिस स्लोप, वी हैव टू यूज दिस स्लोप। कैसे स्लोप को यूज करेंगे? देखो यहां पे अगर हम इस पार्ट के स्लोप को देखें तो आप क्या लिख सकते हो? y, क्योंकि y बड़ा है तो y माइनस एक्स अपॉन 34 माइनस 24। अब इसमें से कोई भी एक उठा लो, अब इसमें से कोई भी एक उठा लो, तो मान लो आपने x वाला उठाया, तो x माइनस 0.76x, दिस इज डिवाइडेड बाई 24 माइनस श्रिंकेज लिमिट। अब देखिए यहां पे आपको यहाँ पे y और x में एक रिलेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? y इज इक्वल टू 0.76 डिवाइडेड बाई 0.64 ऑफ x। तो y को x से टर्म में क्या लिखेंगे हम लोग? क्योंकि सारा चीज x में ही रखा है, इसलिए y को x के टर्म में लिख रहे हैं। तो y को x के टर्म में क्या लिखेंगे? y को x के टर्म में क्या लिखेंगे? जल्दी बताओगे, y को x के टर्म में क्या लिखोगे आप? यस, 0.76 बाई 0.64, 0.76 by 0.64. It is nothing but 1.1875 x. So now if I substitute here 1.1875 x minus x, ये 36 है ना, divided by 12, this is equal to 0.24 x divided by 24 minus ws। तो यहां से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू बचा 0.1875 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू 0.24 डिवाइडेड बाई 24 माइनस ws। हाँ सर, बताइए बताइए श्रिंकेज लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है? टेल मी द वैल्यू ऑफ श्रिंकेज लिमिट, टेल मी द वैल्यू ऑफ श्रिंकेज लिमिट। आपका आ रहा है 0.24 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.1875। ठीक है, और 24 में से माइनस होगा, तो ये वैल्यू आपका आ रहा है आई थिंक 8.64%। एक बार चेक कर लेना भाई, तुमसे ज्यादा स्पीड तो मेरा कैलकुलेटर है? बताइए। मैंने पहले बोला अभी आपको नोट करने का टेंशन नहीं लेना है, आपको मेरे साथ कैलकुलेट करना है। मैंने पहले बोला आपको यहाँ पे नोट करने का टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इज इट कमिंग आउट टू बी 8.64? एक बार चेक कर लो यार, इज इट कमिंग आउट टू बी 8.64? एक बार चेक कर लोगे, एक बार चेक कर लोगे। एक बार चेक कर लोगे, क्या ये यही आ रहा है ना? और कुछ तो नहीं आ रहा है भाई, और कुछ तो नहीं आ रहा है? एक मिनट, शायद यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे एरर है। ये 34 ही तो था, ये फालतू का मैंने चेंज किया। 34 माइनस 24, दिस इज 10। वही मैं सोचा कहीं तो, क्योंकि ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा है, इतना तो डिफरेंस नहीं होगा। 10। तो अब ये वैल्यू क्या आ रहा है आपका? जो 8.24 इंटू 10
डिवाइडेड बाई 0.1875, 1875, ठीक है। और इसमें से किससे माइनस करना है? 24 से। 11.2 के अराउंड आ रहा है क्या? यस, 11.2%, अराउंड 11.2% आ रहा है। तो आपका यहां से आपका आंसर तो हो गया बी के अराउंड आ गया, दिस इज बी, 11.2%, यस 11.2%, गॉट द वैल्यू ऑफ श्रिंकेज लिमिट। अब अगला है श्रिंकेज रेशियो। तो सर श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? श्रिंकेज रेशियो, जब आपका वॉल्यूम चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर स्टेज टू द with respect to the dry volume to the change in the water content, यही फॉर्मूला होता है सर श्रिंकेज रेशियो का, यही फॉर्मूला होता है सर श्रिंकेज रेशियो का। तो व्हाट यू कैन डू, आप कोई भी एक स्टेज पकड़ सकते हो और ले सकते हो, आपकी स्लोप बेसिकली स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू कैन टेक एनी, जो अपने कन्वीनियंस के अनुसार ले लो। जैसे मान लो हम ये वाला ले रहे हैं, प्लास्टिक से हम श्रिंकेज जा रहे हैं, तो प्लास्टिक से श्रिंकेज जा रहे हैं, या मान लो लिक्विड से प्लास्टिक जा रहे हैं, कोई भी आप ले सकते हो। तो आई कैन टेक लाइक दिस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अब आपको y को x के टर्म में रखना है, तो ड्राई वॉल्यूम आप लिख लो x के टर्म में, दैट इज 0.76x डिवाइडेड बाई, अब यहां पे y से x जा रहे हो, चेंज कहां से आ रहा है? 34 से 34, सो 0.34 माइनस 0.24। अब देखिए क्या वैल्यू आ रहा है आपका, ये वैल्यू y आपका है 1.1875, तो ऊपर में हो गया 0.1875 x, नीचे में हो गया 0.76 x डिवाइडेड बाई 0.1। बताइए क्या वैल्यू आ रहा है, बताइए क्या वैल्यू आ रहा है, व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग? 2.46, 2.46, यू आर गेटिंग द वैल्यू एज 2.46। एक आंसर आ रहा है आपका 11.2, ये दोनों आपके आंसर्स हैं, तो 2.46 आ रहा है। व्हाट विल बी द आंसर माय डियर लर्नर, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगा? नथिंग बट सी होगा। आंसर क्या होगा? नथिंग बट सी होगा, हाँ या ना? आंसर क्या होगा? और कुछ नहीं, सी होगा, बिकॉज नियरेस्ट आंसर इज 2.5, so the answer will be C। चलिए सर, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनीवन इज हैविंग? किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है? किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है? बोलोगे? किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है? क्लियर? चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, यू हैव टू क्लासिफाई द सॉइल। आपको लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, आपको सॉइल को क्लासिफाई करना है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। अब गेट का सवाल ऐसा ही आता है, गेट का सवाल हाई फाई लेवल नहीं होता है, एकदम बेसिक लेवल होता है, लेकिन गलती हम क्या करते हैं, सिर्फ हाई लेवल पे चल जाते हैं और बेसिक लेवल बना ही नहीं पाते हैं, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। अब अगर इस सवाल में देखोगे, ये पहले ही बोल चुका है, लुक एट द ऑप्शन, ये पहले ही बोल चुका है कि फाइन ग्रेन सॉइल है, तो आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है आगे, ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया कि फाइन ग्रेन सॉइल है। अब फाइन ग्रेन सॉइल है तो हमको क्या चेक करना है? प्लास्टिसिटी चार्ट शो कर चेक करना है। प्लास्टिसिटी चार्ट विल बी सेट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, है ना, ए लाइन के रिस्पेक्ट में बात होगा, है ना। तो अगर ए लाइन के ऊपर है तो क्ले, ए लाइन के नीचे है तो सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल। हाँ सर बताइए क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा ये दावा है आपसे, जो लोग मेरा पूरा 50 सीरीज का फॉलो करोगे ना, पूरा जो 50 क्वेश्चन सीरीज जो, या उससे ज्यादा ही कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी तक कितने क्वेश्चंस रेडी करवा दिए हैं, 5 8 40, 50 क्वेश्चंस मेरे बन चुके हैं, 50 क्वेश्चंस मेरे बन चुके हैं ऑलरेडी, 50 क्वेश्चंस हैज बीन मेड, 50 क्वेश्चन में बना चुका हूं ऑलरेडी। मतलब मेरा टारगेट 50 क्वेश्चन का है ही नहीं, मैं कम से कम आपको 70 80 क्वेश्चन कराने वाला हूं जियोटेक में, कम से कम 70 to 80 क्वेश्चन आई विल लेट यू सॉल्व इन द जियोटेक। क्यों भाई? सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, और सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस यही चाहिए, है कि नहीं? सबसे ज्यादा प्रैक्टिस यही चाहिए। गलती कर दिए थे निमित, हड़बड़ी हड़बड़ी में, है? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो सर सबसे पहले हमको लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, तो आईपी फॉर ए लाइन निकाल लेते हैं। ए लाइन का आईपी क्या हो जाएगा? 0.73 लिक्विड लिमिट -20, तो 0.73
लिक्विड लिमिट कितना है आपका 60 माइनस 20, क्या वैल्यू आ रहा है सर? व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग? व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर दिस? 40 इंटू 0.73 दैट इज 29.2%। ठीक है। आईपी फॉर सॉइल, आईपी फॉर सॉइल दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट आपका 60 है, प्लास्टिक लिमिट आपका 39 है, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 21%। अब सर आपको डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा देते हैं, देखिए। ये मान लो आपका ए लाइन है, ये मान लो आपका ए लाइन है, दिस इज योर ए लाइन। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है ना भाई। यहां पे आईपी है, यहां पे लिक्विड लिमिट है, तो ये आपका 20 से स्टार्ट होता है, फिर 35, फिर 50 एंड ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो यहां पे अगर है तो आपका लो, लो कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है भाई। अब यहां पे आपका जो सॉइल है, जो लिक्विड लिमिट है वो 50% से ज्यादा है, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी होगा। यस। आपका आईपी फॉर एयर, मान लो ये आपका 60% है, मान लो ये आपका क्या है, दिस इज योर 60%। तो 60% के करस्पॉन्डिंग आपका आईपी का वैल्यू आ रहा होगा, 60% के करस्पॉन्डिंग आपका आईपी का वैल्यू आ रहा होगा। यस और नो? 60% के करस्पॉन्डिंग आपका आईपी का वैल्यू आ रहा होगा। क्या वैल्यू आया आपका? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईपी? यू गॉट द वैल्यू इज 29.2%। ठीक है, और सॉइल का जो आईपी है दैट इज 21%, मतलब यहां कहीं लाई कर रहा है। दिस इज द आईपी फॉर सॉइल दैट इज 21%। तो साफ दिख रहा है कि द सॉइल इज बिलो ए लाइन, साफ दिख रहा है कि सॉइल इज बिलो ए लाइन। और अगर सॉइल बिलो ए लाइन है, इट इज सिल्ट और हाई कंप्रेसिबल होगा। सिल्ट है और हाई कंप्रेसिबल होगा, तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज एमएच। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? तो सर रिवीजन का मतलब यही होता है, व्हेन वी रिवाइज वी शुड रिवाइज लाइक दिस, व्हेन वी रिवाइज वी शुड रिवाइज लाइक दिस। मेरा हमेशा ये मानना है, जहां पे बेसिक्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड नेवर लीव योर बेसिक्स, यू शुड नेवर लीव योर बेसिक्स, कभी भी बेसिक्स को मत छोड़ो। बेसिक्स हमेशा पकड़ के रखो, हमेशा वो आपको आगे लेके चलेगा। समझे? बेसिक्स को कभी हाथ छोड़ना ही नहीं है, नेवर लीव योर बेसिक्स, बिकॉज दिस बेसिक्स विल ओनली हेल्प यू, दिस बेसिक्स विल ओनली हेल्प यू, बाकी और कुछ मदद करेगा ही नहीं। चलिए इसको बताएंगे। तो सर आप देख लो, विद इन 10 क्वेश्चंस मैं सॉइल क्लासिफिकेशन पे आ चुका हूं। अब तुम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तुम बताओ कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपने लगाया हो और यहाँ पे कवर नहीं हुआ हो। देखो फॉर्मूलाज तो हमको इनफाइनाइट है, फॉर्मूलाज का कोई एंड नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन जो आपको परेशान करते हैं, या वो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं और फंसते हो कहीं ना कहीं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, बोलेगा? तो अभी मैं देख रहा हूँ, मेरा शियर स्ट्रेंथ का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बन चुका है। टिल शियर स्ट्रेंथ न्यूमेरिकल्स हैज बीन मेड, आपका जो सीरीज है, इस सीरीज के शियर स्ट्रेंथ तक आपका न्यूमेरिकल्स रेडी है मेरा। डन। ए आ रहा है? हाँ भाई, बाकी लोग बताइए क्या आ रहा है। सबसे पहले जब भी सीव का क्वेश्चन आता है, मैंने एक ही बात बोला है कि सीव बनाइए पहले, जिससे क्या होगा, क्लैरिटी होगा कि क्या होने वाला है।
तो आपका सीव साइज क्या है? 75 माइक्रोन 4.75 mm. So 4.75 mm and 75 micron. Percent passing through 75 micron is 14% and passing through 4.75 is 92. मतलब ऊपर हो गया 8%, बचा 22, ये हो गया 78%. सिंपल सी बात है, देख के पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, दिस इज सैंड, है ना? देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, दिस इज सैंड. सैंड है भाई, देख के पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एकदम चल रहा है. अब सैंड है बट परसेंट फाइननेस इज ग्रेटर देन 12%. तो अगर परसेंट फाइननेस ग्रेटर देन 12% होता है तो हमको D10, D30, D60 का कोई मतलब है क्या? अगर परसेंट फाइननेस ग्रेटर देन 12% होता है तो D10, D30, D60 इसका मतलब है क्या? नहीं. क्यों? हम सीधे कौन सा देखते हैं? ए लाइन देखते हैं. वी डायरेक्टली सी द ए लाइन. अगर आपका परसेंट फाइननेस 5% से छोटा या 5 से 12% के बीच होता है तब देखना होता है. यस और नो? तो अब सीधा अब कहां देखेंगे? आईपी देखेंगे. तो आईपी फॉर ए लाइन 0.73, लिक्विड लिमिट -20. सो लिक्विड लिमिट इज हाउ मच? 16, 16 माइनस 20, 4. 0.73 इंटू 4 कितना आ रहा है वैल्यू सर? 0.73 इंटू 4 कितना आ रहा है वैल्यू? 0.73 इंटू 4 कितना वैल्यू आ रहा है? व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग? व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग? -2.92. -2.92%. ठीक है. अब आईपी फॉर सॉइल अगर हम देखेंगे तो आईपी फॉर सॉइल अगर हम देखेंगे तो आईपी फॉर सॉइल क्या हो जाएगा? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. लिक्विड लिमिट आपका क्या है? 16. प्लास्टिक लिमिट आपका कितना दिया हुआ है भाई? 8. सो दैट इज हाउ मच? 8%. अब साफ दिख रहा है कि भाई सॉइल का जो आईपी है वो ए लाइन के आईपी से ज्यादा है. सो इट इज व्हाट? दिस इज क्ले. तो एक तो हो गया क्ले, एक हो गया सैंड. तो नाम क्या पड़ गया? क्लेई सैंड. क्योंकि क्ले का मात्रा कम है, सैंड का मात्रा ज्यादा है. तो अगर क्ले का मात्रा कम है, सैंड का मात्रा ज्यादा है, तो जिसका मात्रा कम होता है वो पहले लिखते हैं, जिसका मात्रा ज्यादा होता है वो बाद में लिखते हैं. और जब सिंबल डिनोट करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है. पहले एस आएगा फॉर सैंड, क्ले आएगा बाद में, दैट इज SC. सो द आंसर इज SC, क्लेई सैंड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलोगे? तो सर दैट्स ऑल फॉर द डे. 10 क्वेश्चन हमने किया है. एंड क्या ये 10 क्वेश्चन वर्थ था? क्या ये 10 क्वेश्चन विद इन दिस 1.5 hour विथ एवरी क्वेश्चन बीइंग रिवाइज्ड विद द बेसिक्स? जो बेसिक्स आपको चाहिए होता है, जो बेसिक्स आपको समझना होता है, एवरीथिंग हैज बीन रिवाइज्ड इन दिस पार्ट. एवरीथिंग हैज बीन रिवाइज्ड इन दिस पार्ट. यस. तो सर ये 1.5 घंटा कैसा लगा आप लोग को, ये बताओगे? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? आया ना? तो यार एक चीज जरूर करना, अभी आप लोग अलग अलग जगह कहीं ना कहीं ज्वाइंट हो गए, तो डू शेयर दिस ना कि किस तरीके के क्वेश्चंस हो रहे हैं. ठीक है. कैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना? क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं हूँ, है कि नहीं? बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं हूँ. सो डू शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल. एंड क्वेश्चंस की क्वालिटी आपके सामने है. क्वेश्चंस की क्वालिटी आपके सामने है, तो जितना आप अच्छा आगे बढ़ाओगे उतना मेरा जो ये इनिशिएटिव है वो आगे बढ़ेगा. आई एम टेकिंग वेरी लेस फीस. व्हाट इज द रीजन ऑफ वेरी लेस फीस? क्या कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाए, ज्यादा से बच्चे क्वालिटी कंटेंट का फायदा उठा पाए. देखो फ्री में देना बहुत इजी था मेरे लिए, मैं चाहता तो आराम से ये सब फ्री में दे देता. बट प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चा फ्री का वैल्यू नहीं करता. ठीक है. बच्चा कभी भी फ्री कंटेंट का वैल्यू नहीं करता, कितना भी अच्छा पढ़ा दो उसका वैल्यू नहीं होता है. तो जब वैल्यू नहीं होता है तो जो वैल्यू करे उन्हीं को दो, है कि नहीं? एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वेरी लेस फीस. ठीक है. तो आई जस्ट नीड वन थिंग, यू कीप प्रोमोट. जहां भी आप जुड़े हुए हो वहां पे प्रोमोट करो. मैं पहला लेक्चर अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा. ये जो पहला लेक्चर देख रहे हो ना, ये मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं. ठीक है. दिस विल बी ऑन यूट्यूब so that all those students who want to continue with these lectures,
वो डायरेक्ट यूट्यूब से जुड़ के हमारे सेशन में आ जाए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग। शॉर्ट नोट्स का सेकंड अपलोड हो गया बेटा। ओम शक्ति शॉर्ट नोट्स का सेकंड वीडियो अपलोड हो चुका है, चेक करिए जाके। हाँ, इन्फिनिटी 50 का सेपरेट ग्रुप आपको आज दे देंगे। ऐसे ऐप पे तो आपका सेपरेट ग्रुप बना ही हुआ है ना, ऐप पे आपका सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, ऑल्दो आपका सेपरेट ग्रुप हम अभी दे देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, सो मिलते हैं फिर इन द क्लास। कल आपका, आज आपका पहले तो एनवायरमेंट है 8 बजे रात में, और फिर वापस से कल सुबह इन्फिनिटी रिव्यू। इन्फिनिटी रिव्यू में कहां से शो होगा? इन्फिनिटी रिव्यू में इन्फिनिटी 50 बैच ही नहीं है। इन्फिनिटी रिव्यू में आपका अच्छा, इन्फिनिटी रिव्यू में शॉर्ट नोट शो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा, वो दिख जाएगा, चलो वो दिख जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल। पढ़ाई करते रहिए, 8 बजे आपका एनवायरमेंट का सेशन अटेंड करिएगा। मिलते हैं हम लोग, चलिए बाय बाय। पीडीएफ ऐप पर ही मिलेगा आपको, जहां पे ये वीडियो जाएगा वहीं पे आपको ऐप भी, आपको अलग से जियो टेक्निकल का फोल्डर दिखेगा, उसी फोल्डर में आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग।